हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। तो मॉडर्न एम्पायर के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, क्या क्या स्रोत हैं जिससे हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में सब कुछ पता लगता है। और दूसरा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रशासन किस तरीके से चलता था। जो मॉडर्न एम्पायर है इसका अंदर हम लोग इसके मिलिट्री के बारे में पढ़ेंगे और इसके रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो डिटेल में इन टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं आसान भाषा में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो मॉडर्न एम्पायर इंडिया के अंदर जो एंशिएंट इंडिया था उसमें से सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक होता है। जो मॉडर्न एम्पायर का फाउंडर जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे और इसकी जो फाउंडेशन है वो 322 BCE में की गई और ये जो साम्राज्य था करीब करीब 180 BCE तक चलता रहा। इसकी कैपिटल पहले राजगिरी हुआ करती थी, बाद में इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र हुई। और ये जो साम्राज्य था, अगर इसके जोग्राफिकल एक्सटेंशन की हम लोग बात करें तो उसने करीब करीब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर रखा था, उस पर इसका डोमिनेंट रूल चल रहा था। अगर सिर्फ फार साउथ को छोड़ दिया जाए, आज के टाइम पे देखा जाए तो तमिलनाडु और केरल वाला जो पोर्शन है अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इनका राज चला करता था। तो काफ़ी बड़ा एम्पायर था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो मॉडर्न एम्पायर था वो सिर्फ अपने बड़े साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि अपने प्रशासन के लिए भी जाना जाता था। तो अपने बेहतर प्रशासन के लिए भी मॉडर्न एम्पायर को याद किया जाता है। अब बात करते हैं इनके सोर्सेस की। सबसे पहले तो सबसे पहला और मजबूत सोर्स है कौटिल्य की किताब है अर्थशास्त्र। कौटिल्य जिनको हम चाणक्य या फिर विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं, उनकी एक फेमस किताब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर मॉडर्न एम्पायर के बारे में और उससे जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें डिटेल के अंदर समझा रखी है, डिटेल में बता रखी हैं कि कैसे उनकी आर्मी काम क्या करती थी, क्या उनका रेवेन्यू सिस्टम था, कैसे उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम किया करती थी। इन सब के बारे में अर्थशास्त्र में बहुत डिटेल में बता रखा है। और कौटिल्य जो अपने आप में एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एडवाइज़र थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि फर्स्ट रूलर थे, और उन्हीं की हेल्प से जो है इस मॉडर्न डायनेस्टी को, मॉडर्न एम्पायर को जो एस्टेब्लिश किया गया था। तो कौटिल्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था मॉडर्न एम्पायर के अंदर और वो पॉलिटिकल एडवाइज़र भी थे। तो वो सबसे बेहतर तरीके से जानते थे मॉडर्न एम्पायर के बारे में। दूसरे सोर्स की बात करते तो दूसरा सोर्स है इंडिका। इंडिका भी काफ़ी फेमस किताब थी जो मेगास्थनीज ने लिखी। अब मेगास्थनीज कौन है आपको बता दो। मेगास्थनीज जो है, आपने अलेक्जेंडर का नाम तो सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर का सेनापति हुआ करता था सेलिकस निकेटर। सेलिकस निकेटर जो है राजा बना अलेक्जेंडर के मरने के बाद। उसी ने अपने एक एम्बेसडर भेजा था, ग्रीक एम्बेसडर था जिसका नाम था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर करीब करीब 5 साल तक रहा। और 5 साल में वहाँ पर रहने के दौरान उसने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया और एक फेमस किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। तीसरा सोर्स बनता है हमारा बुद्धिस्ट और जैनिज्म के जो टेक्स्ट हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उनके अंदर भी मॉडर्न एम्पायर के बारे में बहुत सारी बातें बता रखी हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो रूलर्स थे मॉडर्न एम्पायर के, उन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था और इनको फॉलो भी किया था इन रिलीजन्स को, और इनको स्प्रेड किया था बहुत ज़्यादा। तो प्रमोट किया, इनको स्प्रेड किया बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जब जैनिज्म और बुद्धिज़्म बहुत पनप रहे थे, ग्रो अप कर रहे थे यहाँ पर इंडिया के अंदर, उन्होंने भी अपने किताबों के अंदर, अपनी हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न एम्पायर की बहुत सारी बातें बता रखी है। चौथा और इम्पॉर्टेंट एक आखिरी सोर्स ये भी बनता है आपका कि इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स। हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स मिले हैं मॉडर्न एम्पायर के दौरान। जो भी महान राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने अपने इंस्क्रिप्शंस, अपने मैसेज को छपवाते थे। और इसके अलावा बहुत सारे उनके सिंबल्स है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अशोक चिन्ह को भी देख सकते हो। अशोक चिन्ह जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी जगह मिले हैं इनसे भी। और इनके कॉइन्स भी बहुत सारे थे, सिक्के भी इन राजा महाराजा के द्वारा चलवाए जाते थे जो हमें काफ़ी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे इन मॉडर्न एम्पायर के बारे में। आगे बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में या फिर जिस भी सेमेस्टर में
उसकी सिंपली जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, और अपने सिलेबस या सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड नोट्स या पेड क्लासेस चाहते हैं, उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले बात करते हैं उसके सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जैसा कि आपको पता है कि जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मॉडर्न एम्पायर था, वो एक मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मतलब राजतंत्र वहाँ पर चलता था। और क्योंकि वहाँ पर राजतंत्र था तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, इट वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। हम इसको समझ सकते हैं पूरी तरीके से केंद्र पे आधारित एडमिनिस्ट्रेशन था। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जो पावर्स होती थी वो अल्टीमेटली राजा के हाथ में हुआ करती थी, और राजा को असिस्ट करने के लिए पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जिसको हम मंत्री परिषद बोल सकते हैं। उस मंत्री परिषद में बहुत सारे मेंबर्स थे। इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि महामंत्री, जो राजा को उसके एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा मदद किया करता है। आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, जो राष्ट्रपति को देश को चलाने में मदद करता है। और इसके अलावा अगली जो इम्पोर्टेंट पोस्ट बनती थी वो थी सेनापति की। तो सेनापति जो कि उसके मिलिट्री के ऑपरेशंस देखा करता था, सैन्य कार्रवाइयों को देखा करता था। तो सबसे बड़ी पोस्ट थी, कमांडर इन चीफ हम आज के टाइम पे समझ सकते हैं, तो सेनापति हुआ करता था। इसके अलावा पुरोहित भी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी राजा को असिस्ट करने के लिए, जो राजा को किसी भी रिलीजियस मैटर के ऊपर एडवाइस दिया करते थे। और इसके अलावा चौथी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी इसकी युवराज। युवराज वो जो कि अगला राजा बनने वाला हुआ करता था। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टें थी यहाँ पर। फंक्शनरीज थी राजा को मदद करने के लिए, जैसा आप देखोगे तीर्थास, तो तीर्थास भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी, फंक्शनरीज हुआ करती थी साम्राज्य को चलाने में। उसके अलावा अमात्यास, अमात्यास आज के टाइम पे हम सिविल सर्वेंट्स को समझ सकते हैं। इनको भी राजा के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, और इनका काम भी राजा की जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मदद करने में। अब बात करते हैं इसके प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने आप में जो है काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, उसको चलाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ पावर बनाई गई थी, या 4 हम समझ सकते हैं प्रमुख शहर बनाए गए थे। कौन कौन से थे आपको बताते हैं। सबसे पहले पाटलिपुत्र, तो उसकी कैपिटल थी। उसके अलावा 4 और इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहले जो है तक्षशिला थी, उज्जैन था, उसके अलावा स्वर्णगिरी थी और कलिंग। ये 4 इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर थी जो पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करने में मदद करती थी। और इनका चुनाव भी, इनका सिलेक्शन भी बहुत सोच समझ के किया गया था। जैसे बताया आपको, तो स्वर्णगिरी जो है साउथ की तरफ थी और यहाँ पर सोने की खदानें पाई जाती थी, तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर बना रखी थी। और इसके अलावा इनका इस्तेमाल मेनली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट के हिसाब से किया जाता था। अब इनको कंट्रोल कौन करता था आपको बता दें। इनको कंट्रोल जो है प्रिंस करते थे, राजकुमार करते थे। तो साम्राज्य के जो राजकुमार थे उनको इंचार्ज बनाया जाता था इन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को देखभाल करने के लिए। और भी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन बांट रखे थे, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पर भी अगर देखें तो, जैसे गृहमंत्री एक इंपॉर्टेंट पोस्ट थी जो कि विलेज लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी, और इनको काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड की गई थी। बात करते हैं इसके रेवेन्यू सिस्टम की, तो रेवेन्यू सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं कि जो मेन ऑक्यूपेशन था मॉडर्न एम्पायर के अंदर वो खेती बाड़ी था, एग्रीकल्चर था। हालांकि एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स लगाया जाता था, जैसे कि माइनिंग थी, माइनिंग के अलावा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी था, मार्केट्स पे भी था, फेरीज, शॉप्स, पैश्चर्स, तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। और ये जो टैक्स था वो 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस लगाया जाता है, मतलब जितना भी आपकी प्रोडक्शन है, जितनी भी आपकी कमाई है, उसकी 1/6 जो हिस्सा है आपको टैक्स के रूप में राजा को देना पड़ेगा। और उसके अलावा जो रेवेन्यू जो है आर्टिशन से भी लिया जाता था एज अ लाइसेंस फ़ी, तो उनको भी लाइसेंस फ़ी के तौर पर पैसा जमा करना पड़ता था। और उसके अलावा जितने भी फाइन्स इम्पोज किए जाते थे कोर्ट के अंदर, वो भी रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद करते थे। और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी अगर आप ग्रेजुएशन में, जैसे कि धम्मा, अशोका की धम्मा की पॉलिसी क्या थी उसके ऊपर भी, हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर भी है, वैदिक एज के ऊपर एक वीडियो है, पोस्ट वैदिक एज के ऊपर वीडियो है। तो बहुत सारी वीडियोस हिस्ट्री की हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं मॉडर्न आर्मी की। तो मॉडर्न एम्पायर अपने आप में बहुत फेमस था एक स्ट्रॉन्ग आर्मी रखने के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी थी मॉडर्न एम्पायर के अंदर, और अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज ये जो आर्मी थी 6.5 लाख से भी ऊपर की और स्ट्रॉन्ग आर्मी थी इनकी, जिसके अंदर करीब करीब 6 लाख तो सिर्फ और सिर्फ जो है पैदल सैनिक थे, और उसके अलावा इनके पास करीब करीब 30,000 कैवलरीज और 9,000 हाथी भी थे।
और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करीब करीब 800 चैरियट्स थे, 800 रथ थे इसके अंदर। और ये जो मेगास्थनीज की किताब के बारे में हमने बात की थी, इंडिका किताब थी, उसके अंदर भी उसने बहुत डिटेल में बता रखा है कि मॉडर्न एम्पायर जो थे, मॉडर्न एम्परर्स जो थे, वो अपनी आर्मी को मैनेज करने के लिए उन्होंने 6 कमेटीज बना रखी थी, जिसके अंदर 30 ऑफिसर्स काम करते थे। कौन कौन सी कमेटीज थी आपको बताते हैं। सबसे पहली जो कमेटी थी वो आर्मी को देखती थी, दूसरी नेवी के लिए थी, तीसरी चैरियट्स के लिए थी, चौथी कैवलरी के लिए थी, पांचवी एलिफेंट्स को देखभाल करती थी, और जो छठी थी वो ट्रांसपोर्टेशन को देखती थी। तो कुल मिला के बात ये थी कि जो मॉडर्न एम्पायर्स थे वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे अपनी आर्मी को लेके, और किसी भी कंडीशन में अपनी आर्मी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको आसान भाषा में समझाया। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।